सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सब सकुशल हैं। आज हम फिर से मेरे संग की औरतें पाठ का अगला भाग शुरू करेंगे। पृष्ठ संख्या 20। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। यहाँ से हम शुरू करेंगे। इस भाग में लेखिका स्वयं और अपनी चारों बहनों तथा अपने इकलौते भाई के विषय में वर्णन करती हैं। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ, तब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। उन दिनों लेखिका को टाइफाइड नामक जानलेवा बीमारी हो गई थी और इसलिए उसे उस जश्न में ले जाने की या कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं था। वह रोई चिल्लाई, लेकिन चूंकि चिकित्सक ने उसे आदेश दिया था कि जश्न में शामिल नहीं होना है, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनके पिता ने उन्हें जाने से रोक दिया। और लेखिका वहां न जा पाने के कारण बहुत रोई, और उन दिनों उनकी उम्र सिर्फ 9 वर्ष की थी, और इतनी कम उम्र में उसे गुड्डे गुड़ियों से खेलना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता की जश्न में शामिल होने के लिए इंडिया गेट जाकर जश्न में वह शामिल होकर आजादी का उत्सव मनाना चाहती थी। जब लेखिका का रोना धोना बंद नहीं हुआ, तब उनके पिताजी ने उन्हें ब्रदर्स कारामजो नामक पुस्तक पकड़ा दी। 9 वर्ष की आयु में लेखिका लिखती हैं कि उन दिनों उन्हें उस किताब की कितनी समझ आई होगी, अब तक वे नहीं जानती, क्योंकि कई बार उन्होंने उसे पढ़ा था और बार बार पढ़ने के कारण आपस में पाठ घुल मिल गए थे। लेकिन जब पहली बार उन्होंने पढ़ा था, तो पहली बार पढ़े हुए अध्यायों में से एक अध्याय ऐसा था जो बच्चों पर होने वाले अनाचार यानी दुर्व्यवहार और अत्याचार पर वर्णित था। और चूंकि बच्चों से आधारित अध्याय था, इसलिए लेखिका को पहली बार में वह अध्याय लगभग कंठस्थ हो गया था। और जैसे जैसे वे बड़ी हुई, जब वे लेखिका बन गई, तो उम्र के हर पड़ाव पर उन्होंने जिस अध्याय को कंठस्थ किया था वह उन्हें प्रभावित करता रहा और उनके लेखन क्षमता को और भी प्रभावशाली बनाता रहा। अगली पंक्तियों में लेखिका लिखती हैं, माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। मैंने पिछले भाग में ही बतलाया था, लेखिका के परिवार वाले कभी भी लड़कियों को हीन दृष्टि से नहीं देखा करते थे। उनके परिवार में नारी जाति का सम्मान किया जाता था, और मन्नत के कारण जब उनकी बड़ी बहन पैदा हुई, उसके बाद जब बड़ी बहन के बाद और 4 बहनें पैदा हुई, तो किसी को भी लड़की होने के कारण उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ा। समाज भी उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा, क्योंकि उनके परिवार में महिलाओं का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। पहली लड़की यानी लेखिका की बड़ी बहन, जिनका नाम था मंजुल भगत, जिसे उनकी परदादी ने ईश्वर से प्रत्यक्ष मन्नत मांगकर पौत्री की कामना की थी, उनका नाम था रानी और बाहर का नाम मंजुल भगत था। जब लेखिका बन गई, तब उन्होंने मंजुल भगत बनकर लिखना प्रारंभ किया, और क्योंकि लिखना उन्होंने शादी के बाद शुरू किया था, इसलिए अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण कर लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर लेखिका थी, उनके घर का नाम उमा था और बाहर का नाम मृदुला, यानी वे भी शादी के बाद लिखना शुरू की थी, और लेखिका के मृदुला गर्ग के नाम से लेखिका बनकर प्रचलित हुई। उन दिनों नारीवाद का चलन यानी नारियों के विषय में जो भी गलत धारणाएं थी
उस तरह की धारणाएं प्रचलित थी। समाज में हीन दृष्टि से देखना, परिवार में लड़कियों का सम्मान न होना, इस प्रकार का प्रचलन समाज में विद्यमान था। किंतु वे अपने लेखनों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से इस रिवाज को तोड़ना चाहती थी और शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर उनसे भी पूछा जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी या घरघुस्सू क्यों हो, यानी बाहरी दुनिया से आप इतने दूर क्यों हो, नाम क्यों नहीं बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। ना नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने देखा था। लेखिका लिखती हैं, नाम बदलने से किसी के व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं दिखाई देता था। इसलिए उनके पिताजी से सब लोग पूछा करते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा और आपने अपनी हर बेटियों का 2-2 नाम रख लिया। अंत में जब उनकी 2 छोटी बहनें पैदा हुई तो उनके पिताजी ने इन दोनों का एक ही नाम रखा। चौथी और 5वीं बेटियों का उन्होंने 2 नाम नहीं रखा। एक का नाम रेणु था और दूसरे का नाम अचला। 5 बहनों के बाद उनका भाई जन्म लेता है परिवार में, जिनका नाम था राजीव। और सबसे मजे की बात यह थी कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, यानी अचला और राजीव फिर से लेखन कार्य में जुट गए। लेखिका लिखती, उनकी बहन अचला उनसे 8 साल छोटी थी और वक्त के साथ, चूंकि 8 साल छोटी थी इसलिए समाज की परिस्थितियां बदल रही थी, लोगों की धारणाएं बदल रही थी, इसलिए उसने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया और उनके भाई फिर हिंदी के हवाले, यानी उनके भाई फिर से हिंदी में लिखना शुरू किए। और इस तरह उनके परिवार में 4 लोग लिखते थे और पूरा खानदान उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को पढ़ा करते थे। लेखिका अगले परिच्छेद में लिखती हैं, बड़ी बहन मंजुल भगत थी, उससे छोटी लेखिका थी और उससे छोटी बहनें गौरी और चित्रा 2 नामों से प्रचलित थी। इसके बाद की दोनों बहनें रेणु और चित्रा ही लेखन कार्य में बनी रही। चित्रा का कहना था कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। सबसे छोटी बहन अचला और भाई दोनों फिर से लेखन कार्य में संलग्न हो गए और जैसे अभी हमने कहा, अचला ने समय की पुकार के अनुसार समय को ध्यान में रखते हुए, समय के बदलाव को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी में लिखना शुरू किया और उनके भाई फिर से हिंदी लिखने में ही संलग्न हो गए। उनकी तीसरी बहन रेणु लेखिका और उनकी बहनों से आगे निकली। वह पुराने ख्यालों वाली थी, उसे दिखावा पसंद बिल्कुल नहीं था। सामंती यानी राजा महाराजाओं जैसा ऐशो आराम ठाट बाट का जीवन उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए थोड़ी दूर तय करने के लिए वह गाड़ी में बैठना नहीं चाहती थी। थोड़ी दूरी तय करने के लिए गाड़ी में बैठना उसके लिए सामंत शाही का प्रतीक था। और उनकी बहन अचला गाड़ी में बैठकर आती तो वह पसीने से तरबतर होकर धीरे धीरे पैदल ही घर की ओर चली आती थी। वह बीए भी करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका कहना था कि बीए करने से क्या फायदा है, और जब किसी चीज में फायदा ही नहीं है तो उसे स्वीकार क्यों करना। परंतु उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें मनाया, बुझाया। विशेषकर उनके पिता ने उनसे बार बार कहा कि मैं चाहता हूं इसलिए तुम बीए कर लो, और पिता की तथा घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए पास कर लिया। लेखिका लिखती है, सच बोलने में वह अपनी माता से भी एक कदम थी। यदि कोई उसे इत्र भेंट करता तो वह कहती मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। अर्थात
लेखिका के परिवार वालों में उनकी तीसरी बहन ही ऐसी थी जो उनके आचार विचार में भिन्नता थी। वह हर वस्तु या हर चीज को प्राप्त करने के पहले तर्क वितर्क किया करती थी, और इसलिए लेखिका लिखती हैं कि उनकी तीसरी बहन रेणु लेखिका बहनों से भी आगे निकली। तीसरे नंबर पर आती हैं चित्रा। वह कॉलेज तो पढ़ने जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, जिसका परिणाम यह होता था कि उसे परीक्षा में कम अंक आते थे और उनके शिष्यों को, यानी जिन्हें वह पढ़ाया करती थी, उन्हें उनसे ज्यादा अंक आते थे। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में ही एक लड़के को पसंद कर लिया और उसने परिवार के समक्ष ऐलान कर दिया कि उसने जिस लड़के को पसंद किया है वह उसी से शादी करेगी। लेखिका लिखती हैं, जिस लड़के से वह शादी करना चाहती थी उस लड़के को भी यह मालूम नहीं था कि चित्रा उससे ब्याह करना चाहती है, परंतु अंत में वह भी उसके दृढ़ निश्चय के सामने ब्याह के लिए तैयार हो गया। अगले भाग में लेखिका अपनी छोटी बहन अचला के विषय में लिखती हैं। वह काफी दिनों तक किसी भी क्षेत्र में उसने रुचि नहीं दिखाई। पिताजी ने उनसे आगे की पढ़ाई करने के लिए बार बार आग्रह किया, तो पहले अर्थशास्त्र यानी अंग्रेजी में जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उसके बाद पत्रकारिता में दाखिला लिया और पिता की मर्जी अनुसार अच्छी तरह पढ़ाई करके उसने डिग्री प्राप्त की और अपने पिता की पसंद के युवक से ही उन्होंने विवाह भी किया। पर कुछ वर्षों के बाद जब उसका मन घर बार में नहीं लगने लगा तो मंजुल और मेरी तरह 30 वर्ष की उम्र पार करते करते, यानी मंजुल भगत और मृदुला के जैसे ही 30 वर्ष पार करते करते उसने भी लिखना शुरू कर दिया। और इस तरह परिवार के सभी बच्चे यानी लेखिका और उनकी बहनें, सिर्फ एक बहन को छोड़कर सबने अपने आप को लेखन कार्य में सम्मिलित कर लिया, संलग्न कर लिया। और आज भी लेखन के क्षेत्र में इन बहनों का विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। एक बात हम में एक सी रही, घर को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो किंतु तोड़ा भी नहीं। अर्थात हमने अभी अभी अचला के बारे में सुना कि घर बार में मन ज्यादा नहीं रुचा और इसलिए मंजुल और मेरी तरह यानी मंजुल भगत और लेखिका की तरह वह भी लिखना में अपना योगदान दी। कहती हैं कि एक बात हम में एक सी रही, उन्होंने घर बार को भले ही परंपरागत तरीके से नहीं चलाया, पारिवारिक जीवन को परंपरागत तरीके से नहीं निभाया, लेकिन परिवार को उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया। उन्होंने शादी एक बार की, यानी सभी बहनों ने एक बार शादी की और उनका पारिवारिक जीवन उसी तरह कायम रहा। भले ही उनका आपसी रिश्ता तलाक के कगार पर क्यों ना चलाया हो, पर कगार यानी तट टूटते टूटते भी बच गया। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और लेखिका लिखते हैं कि शायद उन्होंने अपने पहले उपन्यास में लिखा था कि पुरुष बदलने से किसी भी समस्या का या मर्द बदलने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी महिलाएं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपने कार्यों को कर सकती हैं, स्वतंत्रता से जीवन यापन कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही काफी छात्रों, धन्यवाद।